एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्र। तो आज हम करने वाले हैं एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो देखो गाइस, जब हम डीपीएसपी की बात करते हैं तो डीपीएसपीज आर बेसिकली एक आइडिया है जो डिराइव कहाँ से किया गया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अब ये जो डीपीएसपी है उसमें दो तीन चीजें आपको ध्यान देनी है। पहली चीज क्या है, ये ऑब्लिगेशन सेट करता है सिटीजन पे, कि ऑब्लिगेशन का मतलब है एक मॉरल ड्यूटी है कि सिटीजन को अगर हम राइट्स दे रहे हैं तो कुछ ड्यूटीज भी उसको जो है प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद एक और चीज हमें क्या याद रखनी है इसमें, कि डीपीएसपी कभी भी एनफोर्सेबल नहीं है किसी भी कोर्ट में। अगर डीपीएसपी, अगर कोई स्टेट कोई भी अगर आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है डीपीएसपी, तो उसके आप वायलेशन के लिए कोर्ट्स पे नहीं जा सकते हो, जैसे कि आप फंडामेंटल राइट्स के लिए जाते हो। उसी के साथ साथ डीपीएसपी एक डायरेक्टिव्स है, डायरेक्शन है जो स्टेट्स को दिए जाते हैं कि आप एक वेलफेयर स्टेट के तहत में एक पाथ दिया जाता है जिसमें वो फॉलो करके एक वेलफेयर स्टेट की एस्टैब्लिशमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो डीपीएसपी है वो पार्ट 4 में मेंशन है, और आर्टिकल्स भाई बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। उसके बाद ये हमें याद रखना है कि डीपीएसपी का जो आइडिया है वो बेसिकली है कि गवर्नमेंट को गाइड करना है वेलफेयर स्टेट में सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस के लिए। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में ये बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको रट लेना चाहिए। नॉट ओनली रट लेना चाहिए बट एट द सेम टाइम आपको इनमें से कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है उनको ध्यान भी देना चाहिए। अब जैसे आते हैं आर्टिकल 36 पे। आर्टिकल 36 जो है वो बात कर रहा है स्टेट के डेफिनेशन को, कि कैसे डिफाइन करा जाता है स्टेट को। 37 है पार्ट 4, जो कि इन्फोर्सिबल नहीं है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। मैं बार बार समझा रही हूँ, पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट्स का होता है, पार्ट 4 जो है वो डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज का होता है। पार्ट 3 इज एनफोर्सिबल, क्यों? क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स है। एंड पार्ट 4 इज डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज विच आर नॉट एनफोर्सिबल इन एनी कोर्ट। ठीक है। 38 जो है वो सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात कर रहा है। 39 जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी की बात कर रहा है। 39A जो है वो जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात कर रहा है। 40 पंचायत की बात कर रहा है। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी बताया था पंचायत वाला, जो लोकल बॉडीज पे बनाया था। अगर आप में से बहुत लोगों ने जो देखा है, थैंक यू सो मच, उसका रिस्पांस बहुत अच्छा है मुझे। तो पंचायत में जो आप लोगों ने देखा होगा उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि आर्टिकल 40 के अंडर है वो। ठीक है। इट वॉज अ डायरेक्टिव दैट हैज बीन गिवन टू एवरी स्टेट। तो डीपीएसपी था वो पहले। अब डीपीएसपी के बाद हम क्या देखते हैं, 1992 में वो चीज जो है वो अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविजन आ जाता है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, आर्टिकल 41 जो कि वेलफेयर गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। 42 जस्ट एंड ह्यूमेन वर्क, मतलब कि जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क की बात कर रहे हैं। ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क का मतलब ये होता है कि आप जो है ओवर टाइम नहीं करवा सकते हैं, जैसे कि एक फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होनी चाहिए, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स के बेसिस पे फिक्स सैलरी होनी चाहिए। एज वेल एज विमेन अगर हैं या मैरिड विमेन हैं तो मेटर्निटी लीव्स होनी चाहिए उनके लिए, या उनके लिए कुछ मेटर्निटी फैसिलिटीज होनी चाहिए, रिलीफ होना चाहिए। 43 जो है वो वेजेस की बात कर रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की बात कर रहा है। 43A जो है वो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन मांग रहा है मैनेजमेंट में। 43B जो है वो कोऑपरेटिव्स की बात करेगा। 44 जो है वो यूसीसी, दैट इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका मतलब क्या होता है कि पूरे देश में एक कानून को लागू करा जाना चाहिए। 45 जो है वो इन्फेंट एंड चाइल्ड केयर की बात करेगा। 46 जो है वो SC ST के प्रोटेक्शन की बात करेगा, SC ST एंड अदर सेक्शंस के प्रोटेक्शन की बात करेगा। 47 जो है वो न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ की बात करेगा। 48 जो है वो साइंटिफिक एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री की बात करेगा। 48A जो है वो एनवायरमेंट के एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की। अब इसमें एक बड़ी मजेदार बात बताती हूँ मैं। 48A तभी एनफोर्सेबल है जब आर्टिकल 21 इसको एनफोर्स करवाना चाहेगा। आर्टिकल 21 अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं थोड़े दिन में उसकी भी एक वीडियो डालूंगी, उसको आप देखिएगा, आपको तब ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। आर्टिकल 21 जो है वो ये कहता है कि देयर इज राइट टू लाइफ। अब अगर आइडिया ऑफ राइट टू लाइफ है तो उसमें राइट टू क्लीन एयर भी आता है, राइट टू क्लीन एयर ब्रीदिंग में भी आएगा। ठीक है। तो उसमें एनवायरमेंट आएगा। तो अगर 48A को लागू करवाना है, एनफोर्स करवाना है, तो वो कब लागू होगा, जब आर्टिकल 21A जो है वो इसको लागू करना चाहेगा। आर्टिकल 49 जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स की बात कर रहा है, जो नेशनल इंपॉर्टेंस नेशनल हेरिटेज साइट्स की बिल्डिंग्स है उनको प्रोटेक्ट करिए। 50 सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात कर रहा है जुडिशियरी की एग्जीक्यूटिव से। 51 जो है वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है।
देखो अब तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया, अब एक और चीज हमें क्या याद करना है, ये वाली चीज 48 है जो मैंने बताया था, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कब होगा लागू, आर्टिकल 21 जब उसको एनफोर्स करवाना चाहेगा, और वो कब ऐड हुआ है भाई 42nd अमेंडमेंट से। देखो चीज 42nd अमेंडमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट इज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोल रहे हैं हम लोग इसको, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐड भी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में एंड बहुत सारी चीजें सबट्रैक्ट मतलब खत्म भी की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इस वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 1976 का, जो इंदिरा गांधी लेके आई थी, उन्होंने देखो ये 3 एडिशंस की थी। सबसे पहला प्रियम्बल वाला याद करिए, प्रियम्बल में आपको पता है 3 वर्ड्स याद, 3 वर्ड्स जो ऐड हुए थे, सोवियत, सोशलिस्ट, सॉरी सेक्युलर, आपके जो 3 वर्ड्स याद हुए थे, सो आपके सेक्युलर, आपका जो 3 वर्ड्स ऐड हुए थे उसमें इंटेग्रिटी, आपका सेक्युलरिज्म एंड देयर वाज वन मोर वर्ड दैट वाज बीन एडेड। ठीक है, उसी के साथ साथ आपको और क्या याद रखना है भाई, 43A जो है वो भी ऐड हुआ था 42nd अमेंडमेंट से 1976 के। 48A जो कि मैं अभी बता रही थी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, वो तब लागू होगा जब आर्टिकल 21 जो है उसको लागू करवाना चाहेगा, वो भी 1976 में है। और 39A वो भी 42nd अमेंडमेंट से है 1976 में। अब जो एक और आर्टिकल आपको याद करना है वो है 43B जो कि कोऑपरेटिव्स की बात कर रहा है, वो कब हुआ है 97th अमेंडमेंट 2011 में। आई होप दिस हैज बीन क्लियर टू यू। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल ड्यूटीज। देखो इसमें फटाफट हम क्या देखेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज कब आया 1975 से 77 तक। आइडिया कहां से डिराइव किया है, यूएसएसआर दैट इज रशिया आज के टाइम पे। फंडामेंटल ड्यूटीज भी भाई 42nd अमेंडमेंट से आया है और इसको रिकमेंड किसने किया था, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज का जो आइडिया है स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया है 1976 में। और इन्होंने याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह कमेटी ने सिर्फ 10 फंडामेंटल राइट्स की बात, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की थी, सॉरी राइट्स नहीं बोल रही हूं मैं, ड्यूटीज की बात की थी, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की थी। और इन 10 फंडामेंटल ड्यूटीज के अलावा एक और ऐड हुआ है 2002 में 86th अमेंडमेंट से, जिसको राइट टू एजुकेशन का नाम दिया गया है। ठीक है, अब ये जो ड्यूटीज हैं इनका मेंशन है पार्ट 4A में, याद रखिएगा पार्ट 4 में डीपीएसपी है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज है। जो कब ऐड हुआ है भाई, वो ऐड हुआ है 1976 में 42nd अमेंडमेंट से, जहां पे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई थी और रिकमेंड किसने किया है, स्वर्ण सिंह कमेटी ने। अब उसके बाद इसका एम क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज का एम क्या है, इनका एम है कि भाई क्रिएट करो, प्रमोट करो कल्चर को, स्ट्रेंथन करो लेजिस्लेचर दैट इज द लॉ मेकिंग को, कि ड्यूटीज को एनफोर्स करे सिटीजन्स पे। और इनका मेंशन कहां पे भाई, आर्टिकल 51A में। तो करेंटली अगर क्वेश्चन आए तो 1976 में जब ये प्रपोज किया गया था तो 10 थे वो फंडामेंटल ड्यूटीज, बट जब अब हम बात करें आज के टाइम की तो देयर आर 11 ड्यूटीज। क्यों, क्योंकि 86th अमेंडमेंट से एड ऑन हुआ है 11 ड्यूटी। ठीक है, 2002 में। अब ये ड्यूटीज है 10 में, देखिए पहला है कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करिए, उसके बाद नोबल आइडल्स, नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम को रिस्पेक्ट कीजिए, इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी यूनिटी को प्रमोट कीजिए, अपहोल्ड कीजिए, डिफेंड करिए कंट्री को, नेशनल सर्विस के लिए ब्रदरहुड रखिए, भाईचारा रखिए आपस में, कंट्री की हेरिटेज, कंट्री का जो पूरा कल्चर है उसको प्रिजर्व करो। ठीक है, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन कीजिए। 8th बात कर रहा है साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, कि आप अपने आप को रैशनली थिंकिंग स्पिरिट्स बनाइए, रैशनली तर्क से सोचना स्टार्ट कीजिए। 9th है वो पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ्टी की बात कर रहा है। 10th जो है वो इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी के एक्सेलेंस की बात कर रहा है। 11th जो है वो एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और इसका याद रखिएगा 86th अमेंडमेंट से 2002 में ये एडेड हुआ है। ठीक है गाइस, तो हम आ गए वीडियो के एंड में। जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ अपने वीडियो के एंड में, आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, कैसी भी हेल्प चाहिए हो, मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिए। मेरे पास बहुत सारे हैंडमेड नोट्स है, बहुत सारे टॉपिक्स पे है, वो सब आप मुझसे आस्क कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और अगर मेरा जीमेल आईडी भी मैंने दे रखा है, दैट इज riddhichandra1357@gmail.com, और ये मेरी है टेलीग्राम चैनल, आप प्लीज इसको ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारे एग्जाम के नोट्स, बहुत सारे हैंडमेड नोट्स जो कि MS सेमेस्टर एग्जाम्स के हैं, ये आपको इस चैनल पे मिल सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड।